स्टेट ओन्ड है, तो फिर किसने कैपेसिटी चार्जेस खत्म करने से गवर्नमेंट का हाथ रोका है? किसी भी सूरत में हमें ये इजाफी टैक्सेस और आईपीपीज के कैपेसिटी चार्जेस कबूल नहीं है। एक एक आईपीपी का फॉरेंसिक ऑडिट हो और फिर उसके बाद जो मुआहदे खत्म हो चुके हैं वो बंद किए जाए। सुनने में आया है कि कौमी असम्बली का इजलास कल बुलाया जा रहा है और उस इजलास में एजेंडे के तौर पे हुकूमत की कोशिश है कि जजेस को निशाना बनाए। अगर कोई भी रिजोल्यूशन इस पार्लियामान में जजेस और जजेस के कंडक्ट के मुताबिक आएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सख्ती से अपोज करेंगे। 5 तारीख को सवाबी में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। काजी फायज ईसा के हवाले से जो बात की गई है, रियासत कतई तौर पे इस बात की इजाजत नहीं दी जाए कि आप किसी के कत्ल के फतवे जो है वो जारी करें। किसी गिरोह की मजहब के नाम पे, सियासत के नाम पे, अपने जाती मुफादात के नाम पे डिक्टेशन जो है रियासत कबूल नहीं करेगी। चीफ जस्टिस के ऊपर इस किस्म के फतवे लगाए जाएं, न सिर्फ हम इसकी भरपूर मुजम्मत करते हैं बल्कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इस वक्त पाकिस्तान में 2 बड़े धरने चल रहे हैं। एक गवादर के अंदर चल रहा है और आज हजूम ने एफसी के एक जवान को वहां पर तशद्दुद करके शहीद कर दिया। 16 जवान जख्मी हो गए, जिसमें से एक शख्स की आंख भी ज़ाया हो गई और वहां पे हालात मजीद खराब से खराब तर होते चले जा रहे हैं। और दूसरा धरना रावलपिंडी में जमात इस्लामी ने दे रखा है और जमात इस्लामी के कुछ मुतालबात हैं और ऐसे मुतालबात हैं जो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को मान लेने चाहिए और अगर गवर्नमेंट नहीं मानती तो फिर इसे समझाना चाहिए। ये धरना भी लिंगर ऑन कर रहा है और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सवाबी में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धरना करने का ऐलान कर दिया है। इतने जब धरने चलेंगे तो गवर्नमेंट चलेगी कैसे, मुल्क कैसे चलेगा, ये एक सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ आज इमरान खान साहब ने अडयाला जेल के अंदर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि मौजूदा जो हालात हैं, जो हमारे साथ सब कुछ हो रहा है, उसकी जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट है और इन्हीं के कहने पे ये सब कुछ हो रहा है। तो बयानिया जो इमरान खान साहब ने चंद दिन पहले लिया था उसको रिवर्स मार दिया और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैंने 9 मई को कहा था अपने कारकुनों से कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाए तो आप GHQ के सामने धरना दें और साथ साथ कंटोनमेंट्स के सामने भी दें, लेकिन मैंने कहा था कि पुरअमन हो। और साथ जो वहां पे गड़बड़ हुई वो इन लोगों ने की है। अब ये इन लोग कौन है और ये जो एक नया बयानिया है इसको हम कहां पे रखेंगे, ये भी आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं राना एहसान अफजल खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं अहमद साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। और अमीरुल अजीम साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी के। अगर आप इजाजत है तो अमीरुल अजीम साहब को उतारने में अमीर साहब ये फरमाइएगा सर, ये मुतालबात आपके क्या है और IPPs के साथ जो एग्रीमेंट्स है वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, आप जिसके एग्रीमेंट भी तोड़ेंगे वो तो आलमी अदालत में चला जाएगा और पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, कैसे सेटल करेंगे आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमने को बहुत लंबे चौड़े मुतालबे नहीं किए। बिजली के बिलों के हवाले से हमने कहा है कि कैपेसिटी सरचार्ज खत्म कर दें, टैक्सेस खत्म कर दें, ये टीवी की जो फीस है वो खत्म कर दें। तो हम समझते हैं कि हुकूमत एक सही डायरेक्शन के ऊपर चली जाएगी और आवाम को रिलीफ मिल जाएगा। अब अगर ये हुकूमत कहती है कि जी IPPs में हमें बहुत सॉवरेन गारंटी दी हुई है, तो मेरे भाई वहाँ फॉरेंसिक ऑडिट भी है। हम ये कहते हैं कैपेसिटी सरचार्ज के ऊपर जो ये मुफ्त का आप बंदर बांट कर रहे हैं ये खत्म करें। फॉरेंसिक ऑडिट के जरिए आप हर चीज साबित कर जाएंगे। जो मुफ्त में पहले पैसे ले गए हुए हैं ज्यादा, वो भी वापस करने के लिए तैयार होंगे। हम ये नहीं कहते कि जी आज ही हर चीज जो है ना वो खत्म कर दें, लेकिन अपनी डिटर्मिनेशन तो शो करें। लेकिन इसमें चूंकि ब्यूरोक्रेसी भी और किक बैक का भी बहुत बड़ा मसला है। मैं आपको याद करवाऊंगा कि कुछ अर्सा पहले यही मसला मलेशिया के अंदर हुआ था और IPPs जो है वो बहुत ज्यादा कैपेसिटी चार्जेस ले रहे थे। जब वहाँ हुकूमत ने ऐलान किया कि हम फॉरेंसिक ऑडिट करवाएंगे तो सारे IPPs के सरमायादार थे मलेशिया छोड़ के चले गए। आप तो बहुत बाहर आते जाते हैं जावेद साहब, आप ये बताएं लोगों को, चैट GPT पे चले जाएं, गूगल से पूछ लें कि मलेशिया ने IPPs के बहरान को किस तरह से हल किया। वही मॉडल अब पाकिस्तान के अंदर लेकर आए। ठीक हो गया। अच्छा राना साहब, ये वैसे मुतालबा जेन्युइन है अमीरुल अजीम और जमात इस्लामी का, क्योंकि पाकिस्तान का कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो इस वक्त बिजली के रेट से तंग ना हो, बिलों से तंग ना हो। तो मेरा ख्याल है जमात इस्लामी को आप शामिल करें अपने साथ
और इनको उस कमेटी का हिस्सा बना लें जो IPPs के साथ निगोशिएट कर लें, तो मसला हल हो सकता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बड़ी अच्छी आपने तजवीज़ दी है। टेक्निकल कमेटी बना दी गई है जो इनके साथ सारा डेटा भी शेयर करेगी और सारे मामलात भी बताएगी। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि ऑडिट होना चाहिए, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो वैसे ही हर चीज़ का थर्ड पार्टी ऑडिट कराते हैं, हर चीज़ का, यानी कि कोई प्रोजेक्ट नया लग रहा हो, कोई पुराना लग रहा हो, कोई, तो उनकी ये पॉलिसी रहती है क्योंकि वो करप्शन का खात्मा चाहते हैं हर लिहाज से। लेकिन बात यह है कि कुछ 94 के करीब जो मुआहदे हुए हैं, 94 के करीब मुआहदे हैं जिसको हुकूमत माइक्रोस्कोपिकली देख रही है, नंबर 1, और एक एक मुआहदे के अंदर बाहर जो है वो उसको देखा जा रहा है। वो कह रहे हैं सलमान शहबाज साहब का भी है एक, नहीं वो तो हर बंदे का, अब जिसने सोलर लगाया हुआ है उसका IPP भी है, वो भी हुकूमत को देता है। सलमान शहबाज का तो शुगर मिल के ऊपर है ना, तो वो जितनी वो बिजली बनाते हैं, अगर वो जब हुकूमत को बिजली चाहिए होती है तो वो उनको दे देते हैं और उसका एक महदूद रेट है। लेकिन देखें बात यह कि यहाँ पहले तो अवाम को पता है ना कैपेसिटी पेमेंट है क्या। अब ये आपने अपने कहा कि हुकूमत के जो IPP हैं कम से कम वही कैपेसिटी पेमेंट खत्म कर दें। बड़ा अच्छा लगता है कि हुकूमत अपनी कैपेसिटी पेमेंट खत्म कर दे, क्यों नहीं कर सकती? कैपेसिटी है क्या? हुकूमत के जो प्लांट है उनको भी ADB ने लोन दिया हुआ है, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग है। अब कैपेसिटी पेमेंट, वो जो लोन की वापसी है वो है, किस्तें हैं, वो कैपेसिटी पेमेंट है। क्या उसको बंद किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो आप मैक्सिमम कैपेसिटी इस्तेमाल क्यों नहीं करता जी? वैसे देखिए मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो बिल्कुल, अब कैपेसिटी हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर सके? देखें 2013 से 18 16 घंटे लोड शेडिंग थी, हमने वो लोड शेडिंग खत्म की। उसके बाद सीपेक हुआ, उसी दौरान में $30 अरब की इन्वेस्टमेंट आई। अगला फेज था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इंडस्ट्री लगनी थी, वो कोई नहीं लगी, ठीक है। और अगर लग जाती, और जिस मकसद के लिए जो इंडस्ट्री है वो चल नहीं रही, उन्हीं को बिजली सस्ती दे दें आप। नहीं, हमने दी है ना जी। इस बजट के अंदर 175 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी खत्म करके हमने इंडस्ट्री का रेट, बिजली का रेट कम किया है। वो तकरीबन 45 रुपए से कम हो गया है जो इंडस्ट्री का रेट है, तो उसके ऊपर वो, और फिर हमने प्रोटेक्टेड सार्फिन। लेकिन देखें बहरहाल इनकी जो डिमांड्स हैं, मेरी वो ख्वाहिशात हैं, वो हुकूमत की ख्वाहिशात हैं। देखें इन्होंने कहा है कि 200 से 500 यूनिट को 50% आप कम कर दें। मैं कहता हूं 70% कम करें, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते कम? तो करें ना, क्यों नहीं करते? 1000 अरब रुपया चाहिए, वो बैठ जाए, कहां से ढूंढना है? तो आप मिले ना जमात इस्लामी, वो मेरे ख्याल से टेक्निकल कमेटी जो बन गई है। देखें बात ये है, मैं आपको एक यहां सिर्फ आखिरी बात करूंगा। देखें आज फिच रेटिंग जो है वो बता रही है कि मुल्क की क्रेडिट CCC+ हुई है, एक बड़ी बेहतरी, सूद की शरह कम हो गई है, 1% कम हुई है। तो ये सारी वो चीजें हैं जो एक आम आदमी को जो है एट द एंड ऑफ द डे उसके असरात आम आदमी को आएंगे, क्योंकि अगर फिच रेटिंग ये बता रही है कि रुपया आपका मुस्तहकम है, ठीक हो गया, आपका सूद की शरह कह रही है कि इंडस्ट्री आगे बेहतरी की तरफ जाएगी। लेकिन आज अगर हम लोगों को ऐसी उम्मीदें दिलवाएं या ऐसा इश्तियाल, अवाम मुश्किल में, वो महंगाई की वजह से, बिजली की बिलों की वजह से, दहशतगर्दी इस मुल्क में मुश्किल में, उनके जज्बात के साथ हमें खेलना नहीं। एक साइड पे बिजली के बिल मुश्किल आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, दूसरा आप सड़कें भी बंद करके बैठ के हुए। हम तो नहीं बंद करके बैठे, लोग करके बैठे, खुलवा नहीं रहे ना। नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए हम तो सब, हमारे पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है, हम सारा चट्टा खोल के इनके सामने रख देंगे, कोई मसला नहीं है। हम तो चाहते हैं मामला हल हो, हम मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि कोई बेहतरी आम आदमी की जिंदगी में आए, तो हम उनको हकायक में रह के बात करनी है ना, कोई अपनी कोई हकायक से बाला तक तो नहीं होता। अच्छा, देखें आपकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त पाकिस्तान में, और आपका क्लेम है कि 3 करोड़ लोगों ने आपको वोट भी दिए हैं और 180 सीटें भी हैं पूरे पाकिस्तान से, आपने सीटें भी हासिल की बकौल आपके। अब इशू ये है कि एक आपके पास मसला है, वो है इमरान खान साहब को बाहर निकालना, लेकिन आप प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे, जबकि अवामी इशू पे जमात इस्लामी यहाँ बैठी हुई है और वो बिजली के बिल कम करवाना चाहती है, और मेरा ख्याल है उसने गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट भी कर लेना है। तो आप कहाँ हैं जनाब? सारे काम है, सारे मसले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए इस तरह है, जमात इस्लामी जो है वो बिजली के उसके ऊपर धरना दिया हुआ है, अच्छी बात है। मेरे ख्याल में जितने भी सिविल सोसाइटीज़ वाले हैं, उसूलन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी वहाँ जाके बैठ जाना चाहिए। मेरा सिर्फ एक खदशा ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले वहाँ बैठे तो फिर इन द नेम ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट इस पूरे धरने को भी बता देगी कि यार ये तो
टेररिस्ट आके बैठ गए सारे, तो हम उनको कह रहे हैं कि वो कर ले, लेकिन आई एम श्योर सो मेनी पीपल वहां पे बैठे, इजाजत तो इनको भी नहीं मिली ना सर। नहीं देखे ना, बैठे हुए ना, वो बैठ गए ना, उनको इजाजत नहीं मिली, वो बैठ गए। टीएलपी वाले आए थे, वो बैठ गए, उनके साथ भी इनके। यहाँ पे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 बंदे जमा हो जाना है तो दफा 144 लग जाता है, आंसू गैस शुरू हो जाती है, लाठीचार्ज शुरू हो जाती है, लोगों को अंदर वो करना शुरू कर देते हैं। सर जी देखिए, 1 करोड़ बंदा एक जगह पे आने से पहले कहीं जमा होगा ना, कहीं जमा होगा, जहां जमा होगा वहां पे जाके पुलिस वाले उनके साथ जो हशर करते हैं। आपको पता है अभी जमात इस्लामी वाले वहां से चल रहे थे, अब वहां पे अलग जगह पे पीटीआई वाली खवातीन भी थी, वो अपना कुछ कर रही थी, उनको पकड़ लिया। अच्छा, उनके ऊपर सबके ऊपर केसेस हो गए। जमात इस्लामी वगैरह के जो लोग थे वो जो वहां से चले थे, उनको हमारे ये क्या नाम है नकवी साहब कहते हैं कि जी नहीं इनको जाने दो, लेकिन जो पीटीआई वाले उनके ऊपर आप एटीसी के तहत जो है ना, एंटी टेररिज्म एक्ट के लिहाज साहब का दौर दोबारा याद कर रहे हैं जिसमें बाकायदा मौका मिलता था कि आप आ जाएं इस्लामाबाद अंदर आके बैठ जाएं। नहीं देखिए ये किसी भी हमारे दौर में पीएमएलएन वाले, पीपल्स पार्टी वाले, जेयूआई वाले 4 मरतबा ये लोग आए हैं, हम लोगों ने किसी को नहीं रोका। एक दफा एक लाठीचार्ज, एक आंसू गैस, कुछ चीज नहीं हुई। ठीक है, तो देखिए ये चीजें, बात चीजें होती हैं कि जो कि आपको अलाउ करनी चाहिए, और मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है कि आपको इतना आपके अंदर इतना ज़र्फ होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखिए इन्होंने अभी बड़े प्यार से अच्छे तरीके से बताया, लेकिन लोग क्या देखते हैं, लोग देखते हैं कि यार पोर्ट कासिम का जो एक आईपीपी है वो लगा है 2014-15 में, ठीक है, वो जिस चीज के बने वो पोर्ट कासिम एक प्राइवेट लिमिटेड है, और उसके पीछे जो है पोर्ट कासिम एनर्जी है जो दुबई में है। ठीक है, इनको पता है आपको, इनको 2 खरब रुपए इनको मिले हैं एज ए कैपेसिटी पेमेंट के। अब मजे की बात यह है कि इसके अंदर 2 डायरेक्टर्स ऐसे हैं जिनको आप और मैं जानते हैं। कौन है? ठीक है, एक अब ये चल रही है ना, चल रही है, कितनी सच है कितनी झूठ है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो चल रही है इस वक्त, उनमें से एक है अपने क्या नाम है उनका, ये सैफुर रहमान साहब, और दूसरे शहबाज शरीफ साहब। अच्छा, हाँ जी, शहबाज शरीफ साहब का अपना है, बिल्कुल, ये उनके डायरेक्टर्स में से एक है। ये रफली इस वक्त बात चल रही है, खबर है ये, अब मुझे नहीं पता, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये चल रही है, ये चल रही है। इसके ऊपर लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, इसके ऊपर ये मैं आपको रफली बात बता रहा हूँ, मैं आपको रफली बताता हूँ। नंबर 2 मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए सर आपका बोर्ड चेक कर ले, बोर्ड होगा, मैं अभी मुझे पता चला था, मैं अभी गूगल ही कर रहा था उसका, वो थोड़ा सा पढ़ने के वो कर रहा था, लेकिन एनीवे देखिए इसकी वजह ये है कि इसके पीछे जो लोग बैठे हुए हैं ना, उनमें से क्या कहते हैं, कतर फाइनेंस बाय कतर अल मिरगब कैपिटल, वो लोग भी हैं। ठीक है, अच्छा ये सारी चीजें हम आपको बताते हैं। देखिए एक चीज याद रखें, इस वक्त जो मेन प्रॉब्लम है, जैसे अभी वो मिनिस्टर्स जो बता रहे थे, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जिस टाइम पे आईपीपी पाकिस्तान में लगा है और उसका रेट आपने 14 सेंट रखा है, उसी टाइम पे बांग्लादेश में जो किया या किसी और वहां पे 3 सेंट या 4 सेंट है। वाई सो मच ऑफ डिफरेंस इन पाकिस्तान एंड दैट। ठीक है, अच्छा उसके बाद दूसरी चीज है, जो यहां पे 1.8 बिलियन का डॉलर्स का लगा है, उसी तरह की चीज वहां पे 6 बिलियन 0.6 बिलियन डॉलर के, तो यहां पे डबल। तो जब आप इसके करेंगे तो कैपेसिटी पेमेंट बढ़ जाएगी। लेकिन एक और चीज देखिए, आप यहां बैठ के छक्के मारे, कोई हवाई छक्के जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो। मैं तो कह रहा हूं ना, 4 साल इनकी 4 साल वही कह रहे हैं जिनको ये लेकर 4 साल ये वजीर आज़म थे, कख नहीं निकाल सके, अब उनको याद आ गया। यानी कि देखे ना, कोई यानी कि अवाम बाबर साहब से कह दे खुदा का खौफ करें, कोई ऐसी बात करें जो मैं तो समझता हूं अवाम पहले ही गमज़दा है, आप और नहीं, अवाम गमज़दा नहीं है। अच्छा मजे की बात ये आपको पता है, एक और चीज बताता हूं, एक और सच बताता हूं, अब एक और सच बताता हूं। लोग कह रहे हैं ना, अब लोग कह रहे हैं कि इसके ऊपर ऑडिट हो, पता है इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं आपको पता है, आपको पता है कमीशन बनाया था, मुझे याद है, आप पढ़ लेना, आप पढ़ लें, आप कमीशन को वो रिपोर्ट जरा पब्लिक करके। अच्छा एक और चीज आपको पता है, नैब, आपको पता है नैब का जो सेक्शन 4 जो अमेंडमेंट में ये लोग लेकर आए हुए हैं, जिनकी मुखालफत खान साहब कर रहे हैं, आपको पता है नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल करके इन्होंने लगाया हुआ था।
उसी को कह रहे थे वो झूठा केस बना दे, झूठा केस ही बना देते। राणा साहब एक मिनट, सेक्शन 4 कहता है, मुझे बोलने दे, सेक्शन 4 ऑफ नैब तरमीमी बिल कहता है कि आप लोग इस किस्म के ये जो डिसीजंस हुए थे जो कि पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेसी ने किए थे, जो गलत डिसीजन थे, आप उसको नहीं खोल सकते। अच्छा मुझे ब्रेक लेने दे, एक छोटी सी ब्रेक और दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अमीरुल अजीम साहब ये फरमाइएगा कि अगर गवर्नमेंट आपके मुतालबे नहीं मानती तो फिर आप बाकी जिंदगी यहीं बैठे रहेंगे और इसी तरह एहतजाज करते रहेंगे, क्या करेंगे, क्या लाएअमल है आपका? नहीं, हम इतने काहिल तो नहीं है कि यही बैठे रहें भाई, हम मुतहर्रिक लोग हैं, हम यहाँ से भी उठेंगे, हम लाहौर में भी बैठेंगे, हम कराची में भी बैठेंगे, हम पेशावर में भी बैठेंगे और फिर बैक वक्त खड़े हो जाएंगे। देखिए सूरत हाल इतनी नाजुक हो चुकी हुई है कि अगर हुकूमत अपने कानों पे जो जूं जो है वो समझती है कि वो हम मतलब उसको लिफ्ट नहीं करवानी और कानों में जूं भी नहीं रिंगती, तो ये तो सिविल नाफरमानी की तरफ मामला जा रहा है। हम इश्तिहार नहीं दिला रहे कि हम यहाँ बैठ के जो है वो सड़क बंद कर दी और मुतालबात कर रहे हैं और लोग पहले महंगाई क्या तो पीछे हुए हैं। इश्तिहार तो हुकूमत दिलाती है, जब बजट बनता है तो वो सैलरी % के ऊपर मजीद टैक्सेस का इजाफा करती है और उसी बजट के अंदर पता लगता है कि कसरे सदर के बजट को दुगना कर दिया गया है, ब्यूरोक्रेसी और काबीना और अरकान असम्बली के मराहत और उनकी जो बाकी चीज़ें हैं उसमें इजाफा कर दिया गया। जब बात आती है आवाम की तो कहते हैं कि हमारे पास तो कोई फिजिकल स्पेस नहीं है, और जब अपने लिए मराहत उठानी हो तो उसके लिए आप देखते हैं कि यूँ लगता है कि जैसे हम तो कोई मगरबी तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं। तो मेरे भाई अगर आवाम की आप मेयार ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना सकते तो कम से कम ये जो इक़्तिदार वाले लोग हैं ये अपना मेयार ज़िंदगी कम कर लें, हमारी तरह चलना फिरना शुरू हो जाए तो शायद लोगों को सब्र आ जाए। हमारा सब्र तो बेकाबू हो गया है इनके अल्ले तल्ले देख के, किस तरह से ये बैरूनी दौरे करते हैं, किस तरह से बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर बैठते हैं, किस तरह से अपने पेंशनों में इजाफा करते हैं। जजों की तनख्वाहें देख लें, जजों के ड्राइवरों की तनख्वाहें देख लें। आप गरीब मुल्क हैं, वहां तो आप जो है वो फिजिकल स्पेस इतनी ज्यादा लेते हैं कि अकल दंग रह जाती है। और जब गरीब को कोई मामला करना हो तो सब्सिडी देते हैं। सब्सिडी की खैरात नहीं हमें चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। सब्सिडी क्या है? मुझसे पैसे लेके आप किसी और को वो दे देते हैं। भाई आप IPP से जो आपको जो असल लागत है वो आप उनको दीजिए, आप उनको इजाफी रकम क्यों दे रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है कि भाई अगर आप उनसे कैपेसिटी चार्जेस का मुआहदा कर दिया था तो पूरी बिजली खरीदते। मुझे ये बताएं कि कैपेसिटी पेमेंट होती क्या है आखिर? वो घर बैठे किस चीज की पेमेंट ले रहे होते हैं ये तो आवाम को बताए ना। ये मेरा पूछा राणा साहब आपसे। हाँ जी मैं वो बताता हूँ। वो ये है कि जब आप मुआहदे करते हैं कि जी आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है, हम आपसे पूरी बिजली लेंगे। जब आप बिजली पूरी नहीं लेते तो उसके बदले में जो आप नहीं ले रहे उसकी पेमेंट करते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आपने बिजली क्यों नहीं ली? आप डिवाइड करके बताएं ना वो बनती किस मद में वो पेमेंट लेते हैं? कैपेसिटी पेमेंट का है क्या चीज ये बताएं। वो जिस मद में जब वो बंद होते हैं, नहीं हम उनसे बिजली ले रहे होते, हम किस चीज की पेमेंट करते हैं? कैपेसिटी पेमेंट किस चीज से बनती है ये बताएं आप, जिसके लिए आप जो है वो जुलूस निकाल के बैठे हुए हैं, बताएं जरा। कैपेसिटी मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर आप सुनना चाहें और अगर आप समझना चाहें और अगर आप आवाम को डराना चाहते हैं कि कैपेसिटी चार्ज जो है वो एक पेमेंट क्या होती है बस ये पकड़ी हुई है, इसके ऊपर अगर आपने देखने की कोशिश तो वो आपको गोली मार देंगे। मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में कहा था आप गूगल कर लीजिए, चैट GPT पे चले जाइए और सवाल कर लीजिए कि मलेशियन हुकूमत ने IPP के कैपेसिटी मामला को किस तरह से कैपेसिटी पेमेंट क्या है? सिर्फ सादा सा सवाल है, बता दें कैपेसिटी पेमेंट किस चीज के ऊपर बनती है, उसमें क्या शामिल होता है ये बता दें। अरे मैं उससे अगली बात बता प्लांट बंद होते हैं तो फिर जो पेमेंट मिलती है उसको कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं, लेकिन वो होती क्या है ये बता दें जिसके लिए आप इतनी तगोदो कर रहे हैं प्लीज। बिल्कुल देखिए ये प्लांट का मसला नहीं है, ये कैपेसिटी सरचार्ज जो है वो डॉलर छापने की एक मशीन है। आपने आवाम को धोखा दिया। मैं अगली बात बताने लगा हूं आपको। वो अगली बात ये है कि आपने LNG इंपोर्ट की
तो फिर हुकूमत ने ये कहा कि कराची के अंदर टर्मिनल बने, कैपेसिटी पेमेंट का नहीं बताया वो क्या हो, टर्मिनल ये इनका धरना है। जावेद साहब मेरी बात आके मुल्क को ठीक करेंगे। $5 लाख रोजाना आप उन टर्मिनल के दे रहे हैं कि चाहे LNG आप उस टर्मिनल से गुजारे या ना गुजारे, आप रोजाना $5 लाख दे रहे हैं। अच्छा जी, चले इनसे पूछ रहे थे जी राणा साहब से। राणा साहब, अब आप बता दीजिए कैपेसिटी चार्जेस क्या होते हैं और ये $5 लाख जो आप रोजाना टर्मिनल्स के दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? देखें, यही तो इस मुल्क का मसला है कि आप अवाम को जैसे मर्जी जो है इश्तिहाल डलवाएं कि जी कैपेसिटी पेमेंट ये दे रहे हैं, वो ये नहीं बता सके कि कैपेसिटी पेमेंट होती क्या है। सर आप बता दें। मैं बता रहा हूं कि क्या होती है। देखें, आपने ये प्लांट लगाया, ठीक है, इसके ऊपर कर्जा लिया, ठीक है, अच्छा कर्जा लेके लगाया, उसकी किस्तों को कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट। जो उसकी जो डेट की इंस्टॉलमेंट्स हैं, जो प्रिंसिपल और तो उसने देनी है ना, उसने लगाई है। हाँ, तो वो आपको जो है उसने मुआहदा आपसे ये किया कि मैं आपको मैं बिजली देने के लिए तैयार हूं, मेरी इतनी जो है मैं कर्जा देके ये प्लांट लगा रहा हूं, इतनी इसमें फाइनेंसिंग है, ये पेमेंट मेरी महीने की इतनी किस्त चलनी है, ये आपने देनी है, ये और मैं बिजली का आपको जितनी बनाऊंगा उसका अलहदा वो ईंधन के मुताबिक रेट लूंगा आपसे। तो उसको कहते हैं। फिर आपकी इंश्योरेंस की कॉस्ट, फिर O&M के खर्चे, जो आपके तनख्वाहें जा रही हैं, उसको कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं। नहीं, उस सारे का सारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देना। वो बिल्कुल वो गवर्नमेंट ऑफ क्यों देगी? नहीं, एक आदमी प्राइवेट दुकान बना रहा है, क्योंकि वो प्लांट इसलिए लगा रहा है कि आपने उससे बिजली, मुआहदा ये कि आपने उससे बिजली लेनी है और वो तभी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब आप कहते हैं कि हमने सिर्फ तब समझाऊं, वैसे टेक्निकल सी चीज का आसान लफ्जों में समझाऊं, ये जानते हैं कि आसान लफ्जों में समझाऊं, आसान लफ्जों में डॉक्टर जो आवाम समझ सके। नहीं, देखिए, अब एक मिनट, वो तो मुझे आखिरी बात कर लेने ना। देखें, अब आप कहते हैं कि हमने ये कैपेसिटी पेमेंट हमें नहीं चाहिए, जितनी बिजली बनाओगे जितनी हमें चाहिए उसकी पेमेंट हम करेंगे। तो वो जो उसकी जो किस्तें हैं, जो इंश्योरेंस है, जो खर्चे जो 12 महीने पे पड़ते हैं, वो तब उस पर डाल देगा। तो जो आज आपको 10 रुपए का यूनिट दे रहे हैं, टेक एंड पे पे वो 25 पे दे देगा। तो कान को आप इधर से पकड़े उसने कहीं से तो उसकी कीमत। पहले एक चीज इन्होंने फिच की क्या है कि फिच की रेटिंग बहुत अच्छी हो गई, CCC+ हो गई है, ठीक है ना, तबाहियां फैल गई हैं। अचीवमेंट तो है, 20 मैं बता दूं ना, अचीवमेंट है सर जी, 2019-2021 में भी स्टेबल थी। जब भी स्टेबिलिटी आएगी, सुन लेना उस वक्त ये कह रहे थे पाकिस्तान तबाह हो रहा है। ये क्यों आए थे? पाकिस्तान तबाह हो रहा है। पाकिस्तान 2021-22 में फरवरी 22 में पाकिस्तान भी स्टेबल था, पाकिस्तान तबाह हो रहा है। आज पाकिस्तान बहुत अच्छा है, CCC+ है। खुदा के बंदो, अब मैं बताता हूं सर, इस तरह है आपके घर ऐसा है। एक मिनट है, पाकिस्तान बच्चे सुने CCC- से प्लस हुआ है, ये नहीं है CCC- में चले गए थे। अब मैं बात बताता हूं। अच्छा, जुलाई, ये भी बता देता हूं, जुलाई 2022 से ये नीचे गिरना शुरू हुआ है, CCC- पे गया और उसके बाद अभी जाके कहीं हुआ। अब आप सुन ले, इस तरह है आपके घर में, आवाम सुन ले, आप लोगों के घर के करीब एक सब्जी वाला है, आप उसके पास गए, आपने कहा कि जी मुझे टमाटर चाहिए 1 किलो, कितने के हैं? उसने कहा 50 रुपए के। ठीक है। आपने कहा कि नहीं यार जी, हम उधर वाले से कहेंगे नहीं जी 50 आप फिर भी दोगे। क्यों? उसने कहा क्योंकि ये सब्जी मैंने आप लिए के मंगवाई है, ये दुकान मैंने आपके लिए बनाई है, आप खरीदे ना खरीदे, और खरीदे ना खरीदे 50 रुपए दोगे भाईजान। बात तो ठीक है। नहीं, ये कैपेसिटी पेमेंट है। अगर क्यों इन लोगों ने दुकानदार के साथ कहा भाई तू ला यहाँ पे सब्जी, कोई खरीदे ना खरीदे तुम्हें हम 50 रुपए देंगे पर किलो के। अच्छा, साथ वाली दुकान पे अगले मोहल्ले में वही सब्जी जो है ना 50 रुपए की नहीं है, वो आप 20 रुपए किलो की मिल रही है, लेकिन यहाँ पे हम आपको दे। वैसे आपके पास 4 साल थे, आप ये दुकानें बंद करवा देते, लेकिन दुकानें बंद करवाने के बजाय आपने जो दुकानदार थे उनको अपना एडवाइजर बनाया हुआ था। देखिए, अगर तो वहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, गलत था वो सर था, मैं कह रहा हूं ना, अगर था तो गलत था, आई कैन नॉट डिफेंड दैट थिंग। लेकिन हम लोगों ने कोई ऐसी बात नहीं की कि जिसमें हम लोग, अच्छा सबसे बड़ा हिसाब, ये बैठे हुए ना फाइनेंस वाले, मुझे एक बात बताएं, आप साहिवाल में इंपोर्टेड कोल, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इंपोर्टेड कोल साहिवाल में लगाने की तुक बता दिए। कोई तुक नहीं थी, इन्होंने गलती की। अच्छा नहीं, उसकी सजा क्या है? उसकी सजा क्या है? उसकी सजा पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। उसकी सजा मिलनी किसको चाहिए? और ब्रेक है वो दोबारा।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अमीरुल अजीज से फरमाइए, क्या धरनों से ये मसले हल हो जाएंगे? अगर धरनों से मसले हल हो सकते हैं तो सारा पाकिस्तान धरना देने के लिए तैयार है। जी जावेद साहब, जरा दोबारा सवाल कीजिएगा। मैं कह रहा हूं अगर धरनों से ये मसले हल हो सकते हैं ना अमीरुल अजीम साहब, तो पूरा पाकिस्तान उसे शामिल करके धरना दे दें। इनसे मसले हल नहीं होंगे। लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए हमें कोई। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़ा गंभीर मसला बन गया है। धरने इसके लिए काफ़ी नहीं है। धरने तो एक बुनियाद है, अवामी शऊर का इजहार है। इससे आगे बड़ी लंबी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। पूरा माफिया है, वो जहां देखता है कि यहां से पैसे कमाए जा सकते हैं, वो हमारी हर मार्केट के ऊपर कब्जा कर रहा है। मैं आपको यहां वाज़ेह करूं कि 1958 में वापडा बना, वाटर एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटी। 1985 तक ये वापडा जो है वो कमाऊपुर था। ये अपने बजट को खुद पैदा करता था, इसको बजट नहीं दिया जाता था। इसने एक मार्केट बनाई, इसने घर घर बिजली के खंभे पहुंचाए, इसने सब्सक्राइबर बनाए। फिर कुछ लोगों की नजर इसके ऊपर पड़ गई, इसकी अथॉरिटी को ले गए वाटर एंड पावर डिवीजन के अंदर। वो वहां पहली खराबी पैदा हुई। इनको 13 यहाँ पर पॉलिसियां आई हैं और रेंटल पावर यहाँ से शुरू हुआ। और उस वक्त नवाज शरीफ का कब्जा था 10%, जिसको कहता था 10%। जब खुद हुकूमत में आए तो वो अपने साथ उन्होंने भी फिर IPPs बनाई। सिर्फ यही नहीं किया, उन्होंने इससे आगे बढ़कर उन्होंने नेप्रा बनाई, उन्होंने डिस्कोस बनाई, पेप्को बनाई, सबको बनाई, बेशुमार कंपनियां बना दी। जो वाटर डेवलपमेंट, वाटर एंड पावर की अथॉरिटी थी, उसको उन्होंने उसके अंदर से रूह खींचकर उसको माफियाज के सुपुर्द कर दिया और आज हम भुगत रहे हैं। ये सिर्फ IPPs का एक मामला नहीं है, ये सारी कंपनियां, इनके अंदर जो प्राइवेट तौर पर इन्होंने बड़े बड़े तनख्वाहें देकर रख दिया है और फिर वो अपनी अपनी मर्जी से मुर्गी का सोने का जो अंडा वापदा दे रही थी, सिर्फ अंडों पर नहीं उन्होंने इक्तफा किया, उन्होंने तो पूरी पूरी मुर्गियां ज़िबा करनी शुरू कर दी हुई हैं। पाकिस्तान को कंज्यूमर सोसाइटी बना दिया। आप साथ ही रहेंगे राना साहब, वैसे बात दुरुस्त है। ये कहीं ना कहीं माजी में राना साहब हमसे गलतियां हुई हैं जिसका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। और आपसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं संभाली जा रही थी, अब पूरा पाकिस्तान बाहर निकला। जमात इस्लामी बैठी हुई है गवादर के अंदर, देखें क्या हो रहा है सर। देखें, बात यह है कि आपने जलती पे तेल डालना है, वो आप डाल सकते हैं। अभी इन्होंने जो है वो ठेले और फ्रूट की बात की। मैं आपको बताता हूं कि डैम की भी कैपेसिटी पेमेंट है। अब डैम की मैं आपको सिर्फ अगर ये बात सुन लें, देखिए, क्योंकि अगर हम लोग हवाई बातें करेंगे तो हल नहीं निकलेंगे। अब इनके साथ टेक्निकल कमेटी बनी है ना, इनको हकायक हम बताएंगे तो ये हल हम इनसे कहेंगे आप हल निकाल के दें। अब डैम बनाना है, उसके लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है। उसमें मिसाल के तौर पे 100 रुपया लगता है डैम बनाने के लिए। अब वो डैम बन गया, अब वो बिजली वो तब देता है जब वहां पानी का फ्लो, यानी कि जब सर्दी गर्मियों में वो ज्यादा बिजली बनाएगा, क्योंकि गर्मियों में ज्यादा पानी होता है, सर्दियों में फ्लो कम हो जाता है तो कम बिजली बनाएगा। लेकिन जो उसके ऊपर उधार लेके आपने उस डैम को बुलाया, वो उधार तो फिक्स ही आपको देना पड़ेगा ना हर माह के अंदर, उसको कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं। या उसके ऊपर जो आपकी जो सैलरीज हर महीने चलनी है वो उसको कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं। तो जो डैम है उस पर भी कैपेसिटी पेमेंट है। तो कहने का मतलब इसको हम तो तैयार हैं कि इसको खोलें, जहां से गुंजाइश निकले, लेकिन हम ये कहें कि ये पूरा ड्रामा है और ये सारा वो फलाना है, तो पूछें कि PTI 4 साल में हुकूमत थी तो ड्रामा बंद कर देती। जो एजाज गौहर आज तमाशा लगा के अवाम को एक नया रुख बता रहा है, वो सोया हुआ था 1 साल के लिए। क्या उसने नींद की गोलियां खाई हुई थी IPP के हवाले से? उसको चाहिए था ना कि वो तब ये मामला निकालता कि मैं आज वजीर हूं, मैं बाइख्तियार हूं, आज मैं ये IPP का धंधा बंद करने जा रहा हूं, आज मैं ये पोल खोलने जा रहा हूं। झूठ बोलते। आज जो है वो आज आ गया है, वो क्या कहते हैं बाहर बैठा हुआ है, तो वो अवाम को कह रहा है कि होना तो ये चाहिए था। भाई जिस दिन तुम इक्तदार में थे तो कर लेते, जिस दिन PTI इक्तदार में थी तो कर लेती। तो ये कहने का मतलब आज मेरी ख्वाहिश है, मैं तो कह रहा हूं मेरी ख्वाहिश है मुफ्त कर दें बिजली। वो भाई करनी कैसे, उस पर बात करो। ठीक है, क्या वो हो सकती है? आप IMF के डॉक्टर साहब आपके पास था टाइम तो आप उस वक्त कर लेते चीजों को ठीक। डॉक्टर साहब ऐसे सवाल तो है, सवाल बनता तो है। देखिए, इस तरह ये है कि जब आप मुआहदे करते हैं, आपको पता है कि ये जब मुआहदे हुए थे उसके 1997 में जो सैफुर रहमान साहब थे, उन्होंने अपने एहतसाब में इन सब को पकड़ लिया था
उसके बाद एक जज साहब थे, उन्होंने इसके ऊपर एक जजमेंट ऐसी दे दी कि ये इशू नेशनल से इंटरनेशनल इशू बन गया था। तो जब भी आप फैसला करेंगे इंटरनेशनल बनेगा, नहीं, उसमें बात चीजें अगर डिफरेंट तरीके से की जाती तो ये ना बनता। वो जज अपेरेंटली दैट जज वाज हायर्ड बाय दीज कंपनीज कलेक्टिवली, और यू नॉट जज लॉयर, लेकिन जज के फैसले सुनना है, मुझे नहीं मालूम, अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन जज का फैसला वाज बायस्ड और उस वजह से ही चले गए थे। अब इसको हैंडल करना इतना मुश्किल, इतना आसान काम नहीं है, पर इतना मुश्किल भी नहीं है। वहां पे आपको बात, अच्छा वहां पे आपकी गवर्नमेंट आई तो आप हैंडल कर लें। हम नेगोशिएशन कर रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट आई तो आप हैंडल कर रहे हैं, तो किसी हद तक हमारी नेगोशिएशंस उसमें हो भी रही थी, ठीक है, वो सारी चीजें चल रही थी। अनफॉर्चुनेटली वो दरमियान में एकदम ब्रेक की वजह से चीजें फिर नहीं जा सकी, एक चीज। नंबर 2, देखिए बात ये हो जाती है कि बहुत दफा आपको मैं मिसाल देता हूं कि अगर आप कहते हैं ना कि ये लोग आ जाएंगे तो अचानक अगर हम आ गए या कोई डिसीजन हम लोगों ने किया था और आप आ गए, अगर एज ए कैबिनेट मैंने कोई डिसीजन लिया है तो उसको अनडू कैबिनेट कर सकती है, ठीक है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गलत डिसीजन लिया था कि 5 रुपए और 10 रुपए कम किए थे मार्च में, तो जब मई में आ गए थे आप उसको रिवर्स कर देते, उसी वक्त रिवर्स कर देते, आप रिवर्स कर देते। आप अगर वहां देखें, ये बात बताती है ना अहली की, निकम्मेपन की, या फिर जिनकी कैपेसिटी नहीं है कुछ करने की। जब आप उस लिहाज से करते, माय प्रॉब्लम इज नॉट के ये इस वक्त हम लोग ये चार्जेस दे रहे हैं, माय प्रॉब्लम इज इन लोगों के साथ जिन लोगों ने डील किया है, उन लोगों ने क्यों ये डील किया है। ठीक है, मुझे वैसे ब्रेक लेने दें, लेकिन अमीरुल अजीज साहब आपका बहुत बहुत, आप हमारे साथ थे, आपको दोबारा तकलीफ देते रहेंगे। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा सर, आज इमरान खान साहब ने फिर दोबारा कह दिया जी कि मैंने तो 9 मई के लिए लोगों से कहा हुआ था कि अगर मुझे गिरफ्तार करें तो आपने GHQ के सामने भी आपने एहतजाज करना है और कंटोनमेंट्स के सामने भी। इस बार ने थोड़ा सा ऐड किया है, कंटोनमेंट्स के सामने भी। फिर उनसे पूछा जी ये पुरअमन तो नहीं थे सारे लोग, तो उन्होंने कहा जी इन लोगों का प्लान था पहले से ही कि इन्होंने कुछ गड़बड़ करनी है, तो इन्होंने वो प्लान के मुताबिक गड़बड़ की सारी। ये मानते चले जा रहे हैं। देखिए मैं ऐसा है, मैं बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ से आ रही हैं, और चूंकि वो बहुत तजाद भी एक दिन और दूसरे दिन के दरमियान में आ जाती है, और आज जो है ना वो बेसिकली जो मुख्तलिफ क्या कह सकते हैं उन्हें, जो मीडिया वाले हैं उन्होंने आके ये बात बताई है, ठीक है। सारे रिपोर्टर्स ने एक ही मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस इस तरह बताता हूँ कि 2 दिन पहले एक चैनल के ऊपर मैंने एक बात की, ठीक है, उन्होंने वहां पे टिकर चलाया, वो टिकर टोटली उलट थी जो मैंने बात की। मैंने उसी वक्त फोन किया, मैंने कहा ये जो आप टिकर चला रहे, मैंने तो ये बात ही नहीं की। They apologized me and they changed it. अब मुझे नहीं मालूम के अंदर क्या क्या नहीं है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि यहाँ पे बात को थोड़ा सा वो कह जाता। अब नहीं, सारे रिपोर्टर्स को इकट्ठा नहीं कर सकते। सुन ले मेरी बात सुन ले। मैं आपको बहुत बताता हूँ, अगर इफ नॉट मोर देन 90%, एटलीस्ट 90% ये करते हैं, या हम सब मुबालगा राय करते हैं। तो ये बात गलत है, इमरान खान साहब नहीं मान सकते, ऐसी बात नहीं कर सकते। आपका ख्याल है? जितना मुझे मालूम है आपको बता सकता हूँ। मुझे इतना जरूर मालूम कि इमरान खान ने कोई ऐसी बात नहीं की थी कि आप लोग जाओ और इस तरह के GHQ और फलानी जगह पे जाओ, ठीक है। नहीं, उनका पूरा अमन मुजाहिरा करें, मैंने कहा था। पूरा अमन मुजाहिरा जो है ना, अगर फर्ज करें हम किसी ऐसी सड़क पे करते हैं जो कि लेट्स सपोज अगर GHQ के सामने है, या लेट्स सपोज DHA के सामने, कैंटोनमेंट के सामने है, कैंटोनमेंट के सामने, ठीक है, तो उस लिहाज से मैं नहीं समझता हूँ कि ये आइन के खिलाफ है। मैं ये नहीं समझता कि ये आइन के खिलाफ है। क्या पुरअमन होना चाहिए? हाँ, पुरअमन होना चाहिए। क्या जिन लोगों सुन ले, क्या जिन लोगों ने गलत काम किया, जिन लोगों ने पुरअमन नहीं काम किया, उनको सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन अगर मैं उस जगह खड़ा हूं और मैं GHQ के सामने तो क्या बनता है? देखिए मैं इधर अगर इन्होंने अपनी बात कर ली, देखें बात ये कि खान साहब ने तो क्लियर कट बता दिया, उन्होंने बता दिया कि मैंने कहा था कि GHQ पहुंचना है, कंटोनमेंट पहुंचना है, सारा कुछ करना है। उन्होंने कहा कि 3 मैंने इस पे वीलॉग किए हुए हैं और 12 इन्वेस्टिगेशंस हुई है मेरी पुलिस के सामने, मैंने एतराफ किया है कि मैंने ये कहा था। बात ये कि ये जजों को नहीं नजर आता, वो ऑडियो कॉल में कहते हैं खेलना है, उनको नहीं सुनाई देता। वो प्रोसिक्यूशन की गलती है ना? नहीं, आपके वकील नालायक है ना? नहीं, प्रोसिक्यूशन की गलती नहीं, प्रोसिक्यूशन की गलती नहीं है। बात यह है कि यहाँ एक जो है ना आंखें बंद कर ली जाती हैं
और एक बंदे को जो है वो गुड टू सी यू वाला जो माहौल है वही चलता जा रहा है। वो चले गए हैं, वो चले गए, लेकिन जो अगले भी जो बहुत सारा जो एक वो जो है ऐसे चीफ जस्टिस जिनके लिए आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और नहीं अंगूठा भी लगवाया है वो एयरपोर्ट में जाके। नहीं, वो अभी बहुत सारे ऐसे ही हैं जो इसी लाइन के हैं, वरना मुझे पता है जब तक वो नहीं निकलेंगे मामला सेटल नहीं होता है। हमने कहा निकालने जी, वो हम कौन होते हैं जी जुडिशरी से निकालने। सुबह वैसे इजलास हो रहा है कौमी असेंबली का एक। बात ये, हकीकत ये है कि एक आदमी भी जो है वो 9 मई का सजा याफ्ता नहीं है, इस चीज के बावजूद के 20 मेरे ख्याल से हजारों के तादाद में लोगों ने सेल्फियां बनाई, इस चीज के बावजूद के खान साहब ने बनाने थे मुकदमे एस्टैब्लिश नहीं कर सके। नहीं, वो सारे बनाए। देखिए अब मुझे इसका एक मिनट इसका सेल्फी एंड एविडेंस नहीं, मैं बताता हूं ना आपको। नहीं, जब देखिए सर, मेरा एक सवाल है, प्रेजेंट ऑन द सीन ऑफ द क्राइम एंड टू बी इन्वॉल्व्ड इन द क्राइम आर टू डिफरेंट थिंग्स जी। नहीं, मैं आपको बताता हूं। तो आप आज तक कहते हैं मरियम नवाज ने कहा था वहां लिंचिंग हो रही है, मेरी बात सुने ना चौधरी साहब, जहां लिंचिंग हो रही है, अगर मॉब में कोई बंदा खड़ा हुआ है, क्या मॉरली यस ही इज मेरा सवाल बड़ा सादा सा सवाल है। देखिए खड़ा तो वहीं है, मेरा भी बड़ा क्या बात कर रही है। वो आपको याद है बलूचिस्तान में वो एक वीडियो थी कि एक वो पार्लियामेंटेरियन गाड़ी चला रहा था और उसने ट्रैफिक वाले को रोक दिया था और जज ने वो एविडेंस ही नहीं मानी और उसको फिर बरी कर दिया। तो वही वाला हिसाब अभी ये खान साहब के साथ हुआ है। जो निजाम हमारा है, डॉक्टर साहब देखिए वो तो हुदैबिया पेपर मिल में भी यही है, यहाँ पे हुदैबिया पेपर कोई पॉलिटिकल नहीं है, आज भी वो चेक पड़े हुए, आज भी चेक पड़े हुए, वो चेक निकाल लो, आज भी वो चेक पड़े हुए, वो एक्चुअली कैश हुए, साइफर के साथ लेकिन उनको बेल मिली, एक्चुअली कैश हुए। सर जी हुदैबिया पेपर मिल आज खोल लो, आज ये जमातें एक चीज तो हमारा मुतालबा फोरेंसिक ऑडिट कराओ उस ऑडिट। सर मैं कहता हूं साइफर के साथ, सर मैं कहता हूं लेट्स डू लाइक दिस, ऑडिट करा, मैं कहता हूं सर मैं कहता हूं सर सीधी बात है, मैं कहता हूं आपने फोरेंसिक ऑडिट नहीं करा, आप 190 मिलियन जो है वो 190 मिलियन पाउंड इस मुल्क में 190 मिलियन पाउंड्स तोशाखाना सबके फोरेंसिक एडिट कराओ और साथ जो हुदैबिया पेपर मिल है उसके भी फोरेंसिक एडिट कराओ। वकील ने अंदर कहा, प्रोसिक्यूटर जनरल ने उसने कहा जनाब मैं 30,000 रुपए मैं देता हूं आपको, आप राजा बाजार से भी एक डिनर सेट मुझे खरीद के ला के दें, जबकि आपने प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से जो डिनर सेट लिया वो उसकी 30,000 रुपए दिए हुए आप। वो तो क्या देखिए मैं बिल्कुल मानता हूं, मैं बिल्कुल मानता हूं। देखिए ऐसा है जो प्राइस लगती है ना, जो प्राइस लगती है, शुक्र करें प्राइस लगती है, जज कराना ही नहीं चाहता सर अलाउ मी देखिए जो प्राइस लगती है वो कैबिनेट लगाती है, कैबिनेट में अगर कोई गलती करता है जरूर उसको वो करो। नंबर 2 मुझे एक बात बताएं, मरियम नवाज के इंटरव्यू आपने उनके साथ देखा था, अपने क्या नाम है मंसूर साहब के साथ देखा था, उन्होंने क्या कहा था कि ये तो बिल्कुल ठीक है। जब मंसूर ने उनको बताया कि जी आप तो ये अपना डिक्लेयर कर चुकी हैं और ये आपने इतने मिलियंस का आपने बेच दिया है एंड शी वाज अच्छा यार इसको कट करो। अच्छा ठीक हो गया, खुद आपने खुसूसी फैसला आपने खुद करना, अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।